हाय नमस्कार, चैनोलॉजी पॉडकास्ट के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो थिएटर पर्सनैलिटी हैं जिनके साथ आज हम आर्ट, थिएटर, फिलॉसफी और कल्चर की बात करें। आज के हमारे गेस्ट का नाम है जॉय सेन गुप्ता। आई होप एंड आई एम श्योर आपको आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा। एंजॉय। हाय नमस्कार जॉय दादा, क्या हाल है आपके? बढ़िया वेलकम बढ़िया। टू चैनोलॉजी पॉडकास्ट। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आपने आना स्वीकारा। और कब से हम फॉलो अप कर रहे थे कि जी जी। फिर आप विदेश यात्रा पे थे, G20 भी चल रहा था। सब कुछ चल रहा था। हमारा कनेक्शन बन नहीं पा रहा था पॉडकास्ट के मामले में। बिल्कुल, पर ठीक है, अच्छा है। बढ़िया है, देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तुम गोवा में करते तो कितना मज़ा आता। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो दादा, कैसा चल रहा है जीवन? क्या आजकल चल रही है जीवन में मसरूफियत। मेरा जीवन हमेशा से एक ही जैसा चला है। वो है खूब सारा काम, खूब सारा पैशन, खूब सारा जैसे कहते हैं शौक पालना, थोड़ा घूमना और अपने अंदर की इंसानियत को बरकरार रखना। ये चीज़ें मेरी बराबर एक ही तरह के रही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं। खाने में क्या पसंद करते हैं? हर चीज़, यही तो मेरी खासियत है। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ के लोकल खाने पे टूट पड़ता हूँ, क्योंकि मुझे जो है खाना जो है संस्कृति से जुड़ी हुई है ना, और वहाँ की संस्कृति से जुड़ी हुई है। खाना एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है। जहाँ पे जो पैदा होता है वहाँ से वो खान पान निकलता है, फिर उसके अंदर अलग अलग इन्फ्लुएंसेस आते हैं और उसमें कुछ रदल बदल अदलाव बदलाव होता है और वो एक अलग शेप, अलग कलर ले लेता है। तो जब आप उस जगह पे जाते हो, जब वो खाना खाते हो, तो उस जगह की खासियत से आप जुड़ते हो। उस जगह को समझने के लिए वहाँ के खान पान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो खान पान कोई ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बैठे चाइनीज़ या मुगलई खा रहा हूँ तो क्योंकि ये मेरा फेवरेट है ना। चाइनीज़ अगर मैं कलकत्ता में खाऊंगा तो अलग होगा, दिल्ली में खाऊंगा तो अलग होगा, मुगलई भी चाइना में खाऊंगा अलग होगा, सिंगापुर में अलग होगा और हांगकांग में भी अलग होगा। तो यही है खासियत खाने पीने की कि वो आपको किसी जगह के सोल जिसे कहते हैं आपकी उसके आत्मा से जोड़ देती है। जैसे भारत में आके चाइनीज़ इंडियन चाइनीज़ हो चुका है और जगह जगह पे वो उसका बदलाव हो जाता है। गुजरात में जाएंगे तो वो मीठा हो जाता है, मीठा हो Chinese, जाता है। है ना। कलकत्ते में 19वीं सदी में चाइना से लोग आके सेटल हुए थे, तो वो अपना वो जो कुजीन लेके आए थे, कैंटनीज एक कुजीन लेके आए थे, उसमें थोड़ा सा बंगाली जो है इन्फ्लुएंस आया और उन्होंने उसमें कुछ चीज़ों में थोड़ा स्पाइसी बनाया, कुछ ये बनाया वो बनाया, लेकिन उसे वो इंडियन चाइनीज़ जो है जिसे कैलकाटा चाइनीज़ बोलते हैं, वो अपने आप में बहुत फेमस हो गया। तो दादा, हम शुरुआत करेंगे, हम थिएटर से शुरुआत करते हैं ना जी। थिएटर क्या है? थिएटर जीवन है, क्योंकि थिएटर की शुरुआत एकदम आदि मानव के टाइम से कह सकते शुरुआत हो गया था। थिएटर मतलब आप जीवन में जो एक्सपीरियंस करते हैं उसको जब आप व्यक्त करते हैं अपने शरीर से, अपनी आवाज़ से, और उसका चित्रण पेश करते हैं, तो वो थिएटर होता है। और चूंकि वो लाइव होता है, रिकॉर्डेड नहीं होता है, वो लाइव होता है, इसलिए उसका मज़ा जो है वो अलग होता है। लाइव होता है तो आप उसको तुरंत देखते हैं, तुरंत रिएक्शन देते हैं, तो उस पर कॉमेंट करते हैं, तो उसकी वो एक सामाजिक राजनीतिक कार्य बन जाता है। जब आप उसको रिकॉर्ड करेंगे, एडिट करेंगे, निखारेंगे, पॉलिश करेंगे, ये करेंगे और बाज़ार में उसको पेश करेंगे, तो वो बाजारू हो जाता है। लेकिन थिएटर जो है जब आप वो करते हैं तो उसमें इतना एक स्पॉन्टेनियस और उसके अंदर एक रॉ एक इमोशन होता है। जब वो ऑडियंस के सामने आप प्रस्तुत करते हैं तो ऑडियंस तुरंत के तुरंत आपको एक रिस्पॉन्स देती है और आपका ऑडियंस के साथ एक मेल मिलाप भी होता है और वाद विवाद भी होता है। तो जब भी किसी चीज़ पे आपका वाद विवाद हो तो वो सामाजिक राजनीतिक कार्य हो जाता है, क्योंकि समाज का काम ये है मेल मिलाप और वाद विवाद, एक दूसरे के साथ कांस्टेंट जो है आपकी बातचीत, आपका कम्युनिकेशन का दायरा खुला रहना चाहिए। और थिएटर जो है मेरे हिसाब से जितने कम्युनिकेशंस मीडियम्स हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मीडियम जो है 1 to 1 वो है थिएटर। वो कम लोगों तक पहुंचता है क्योंकि थिएटर देखने ज़्यादा लोग एक टाइम पे नहीं जा सकते, लेकिन उसका जो असर होता है वो बराबर होता है।
चाहे वो आदिमानव के टाइम पे वो अपने शिकार शिकार का नाटक करके दिखाते थे गुफा में बैठे बाकी लोगों को, और मशाल जला के जब वो करते थे तो उस एक अलग ही रोशनी और एक अलग ही उसका एक जिसे कहते हैं उसका एक इम्पैक्ट होता था। वो साया जो है वो दीवारों पे फैल जाता था। एक कमाल का एक हुआ करता होगा जो थिएट्रिकलिटी जिसे हम कहते हैं, नाटकीयता। बाद में वो निखरते निखरते कहानी का उसने रूप लिया, पॉलिशिंग हो गई, चरित्र आ गए वगैरह वगैरह। पर वही मतलब हंटर गैदरर के टाइम से, शिकारी जीवन के टाइम से लेकर आज तक थिएटर हमेशा वाद विवाद, मेल मिलाप और डायरेक्ट कम्युनिकेशन का दायरा रहा। तो दर्शकों पर या फिर इम्पैक्ट छोड़ने के लिए थिएटर ज़्यादा इम्पैक्टफुल है या फिल्म मीडियम ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, क्योंकि उसकी रिपीट वैल्यू है? सिनेमा जो है वो निरंतर है, वो रह जाती है। आप एक सिनेमा को रिकॉर्ड करते हो रह जाती है, लेकिन वो आप बदल नहीं सकते। बस वो जो है सो है। थिएटर नाटक जो है वो बदलता रहता है। उसी वक्त आप बदल सकते हो। आप जब एक शो कर रहे हो उसी वक्त आप ऑडियंस को भांप के आप कुछ कर सकते हो। ऑडियंस बेकाबू है तो उसको काबू करने के लिए आप कुछ कर सकते हो, या वहाँ की उस शहर या उस इलाके के ऑडियंस के सेंटिमेंट्स के हिसाब से आप अपने डायलॉग, उस नाटक का मैसेज को आप ढाल सकते हो, बदल कर सकते हो। तो ये जो क्वालिटी है नाटक में, अदलने की, बदलने की, कुछ गढ़ने की, और चूंकि वो लाइव है, वो जिंदा है। सिनेमा जो है वो जिंदा नहीं है, वो आप कर चुके हो, वो रिकॉर्ड कर लिया, जो पास्ट है ये प्रेजेंट हो में चल गया। रहा है। वो रिकॉर्ड करके उसको निखार के आपने उसको रिकॉर्ड करके वो आपने रखा, उसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। ये कंटिन्यूअस है, और आज अगर ये फेल होता है या आज अगर ये ठीक से नहीं हो पाता है तो कल उसको आप और बेहतर कर सकते हो। हर शो पिछले शो से बेहतर होता है, क्योंकि आप ग्रो करते हो, नाटक ग्रो करता है। सिनेमा में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आज के समय में थिएटर को आप कहाँ देखते हो? क्या स्टेटस है थिएटर का, जो स्टेज का, ड्रामा का? लोग देखना पसंद कर रहे हैं या कम हो गया है रुचि लोगों की, 100% या पसंद टिकट करते हैं। खर्च करके? वो भी मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर देखने वालों भी रीजन ओरिएंटेड हो गए हैं, कि शायद दिल्ली में लोग टिकट लेके ना देखें या कम पैसों में टिकट लेके देखें, बम्बई में वो ज़्यादा कॉस्ट है, या बेंगलोर में लोग ज़्यादा पैसे देके भी देखना पसंद करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हर जगह का अलग है? जबकि सिनेमा तो क्या है, अगर 200 रुपये का एक एवरेज टिकट प्राइस है, वो बॉम्बे में भी उतनी होगी और देहरादून में भी उतनी होगी, या किसी और शहर में भी उतनी होगी। सिनेमा जो है वो वाणिज्य है, वो एक कंज्यूमर प्रोडक्ट की तरह क्रिएट किया जाता है एक बिजनेस मॉडल के तहत, और उसको बाजार में पेश किया जाता है। उसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसकी एक प्राइसिंग होती है, उसकी एक रिकवरी होती है। थिएटर जो है वो बिजनेस मॉडल के बाहर काम करता है। उसका बिजनेस मॉडल बना सकते हो, लेकिन बिजनेस मॉडल ना भी बने तो भी थिएटर जिंदा रहता है। मसलन आप बिल्डिंग से नीचे उतरो, सड़क पे 4 स्टूडेंट मिलके तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं एक शो शुरू कर सकते हैं। वो आवाज़ ऊंची करेंगे, आप उसके तरफ जाओगे, वो वहाँ पे अपने कॉलेज की या अपने एरिया की किसी दिक्कत के बारे में नाटकीय तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वो 4 किरदार बन जाएगा, कोई एक बीएमसी का कॉर्पोरेटर बन जाएगा, कोई नेता बन जाएगा, कोई मजदूर बन जाएगा, कोई मिडिल क्लास बन जाएगा, और वो वहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करेगा। आप उसकी दिक्कत, प्रॉब्लम, इश्यूज को समझ लोगे, वो कम्युनिकेट कर देगा और करके वहाँ से निकल जाएगा कहीं और परफॉर्म करने। वो इसको कोई वस्तु नहीं बना रहा है, वो इसको कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहा है, ये अपनी जगह है। वहीं एक नाटक स्कूल में, कॉलेज में खेला जाएगा, एक अच्छे साहित्य से एक अच्छा नाटक उठाया जाएगा जो बच्चों के साथ करोगे, इसलिए क्योंकि ये करते करते बच्चों का शिक्षण होगा। जब ये नाटक करेंगे तो बच्चे रविंद्रनाथ से, प्रेमचंद से, मंटो से वाकिफ़ हो जाएंगे। तो ये शिक्षण का मामला हो गया, बाजार का मामला नहीं। वहीं पे एक नाटक आप उठाओगे, एक अच्छा नाटक गिरीश कर्नाड का या बादल सरकार का, और आप उसे हॉल में खेलोगे, वहाँ लोग उसे इसलिए देखने आएंगे क्योंकि उन्हें कुछ चीज़ें गहराई से देखनी है, समझनी है, और आप उसका टिकट बहुत वाजिब रखोगे, 50 रुपये, 25 रुपये, शायद कुछ इनवाइट भी रख सकते हो।
लोग वो देखने आएंगे या देखेंगे और देख के ज़िंदगी के गहराई में उतरेंगे, उनके अंदर कई सारे प्रश्न उभरेंगे, और जब वो वहाँ से निकलेंगे तो वो एक नई सोच लेकर निकलेंगे। यहाँ पे भी कोई बिजनेस नहीं हुआ है, वहीं पे आप किसी एक नाटक में खूब गाना डाल के, म्यूज़िक डाल के, शो वो बना के, किसी टीवी स्टार को लेके, किसी फिल्म स्टार को लेके, आप उसको एक, जिसे कहते हैं, एक वैरायटी एंटरटेनमेंट की तरह प्रस्तुत कर सकते हो, और उसका टिकट आप रख सकते हो 1000, 2000, 3000, उसके हो सकते हैं 100, 150, 500, 600 शोज़ हो, और उससे एक्चुअली कोई रिकवरी हो, कोई बिजनेस हो। तो बिजनेस मॉडल अपनी जगह है, लेकिन नाटक जो है बिजनेस मॉडल या बाजार के बाहर भी ऑपरेट करता है। उसको सिनेमा से कंपेयर करना बेकार है, क्योंकि कितने भी मीडियम आ जाए नाटक चलता ही रहेगा। नाटक इसलिए नहीं बंद होता क्योंकि नाटक करने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। लोग चाहिए जो करेंगे, और वो हमेशा होंगे, क्योंकि कहने के लिए सबके पास कुछ है। सब्जेक्ट चाहिए, वो सब्जेक्ट आपकी ज़िंदगी से निकल सकता है। एक स्पेस चाहिए, बस उस पर सड़क हो, आपका ड्राइंग रूम हो या मंच हो, और एक ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस बनी जाती है, आप बना ही लेते हो। ऑडियंस 5 हो, 500 हो, या गांव में 5000, है ना। आप रामलीला करोगे जो हर साल लोग देखते, फिर भी लोग देखेंगे। आप लोक नाट्य करोगे, फोक प्ले, हर साल लोग देखते, फिर भी लोग देखेंगे, हज़ारों की तादाद में देखेंगे। आप अर्बन नाटक करोगे तो कुछ लोग अच्छे कपड़ों में अच्छे पैसे देकर देखेंगे। आप, जैसे मैंने कहा, स्कूल कॉलेज में खेलोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट लोग मॉर्निंग असेंबली में देखेंगे, लेकिन होगा ज़रूर, वो बंद नहीं होगा। लेकिन सिनेमा जो कि, क्योंकि वो मार्केट से जुड़ा हुआ है, तो वो थोड़ी सी सिनेमा में जो एक अंश है जिसको हम इंडिपेंडेंट सिनेमा बोलते हैं, जिसमें आदमी अपना घर बेच के या एफडी तोड़ के बड़ी मुश्किलात के साथ किस तरह बनाता है, फिर दर दर की ठोकरें खाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, कैसे एग्जिबिट करूं, कैसे दिखाऊं, या यूट्यूब में छोड़ूं फला, उसको अगर निकाल दो तो ज़्यादातर सिनेमा जो बनता है उसका एक बिजनेस प्रोसेस होता है। आप उसके लिए इन्वेस्टमेंट तैयार करते हो, कोई इन्वेस्ट करता है, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करता है, कोई उसको प्रोड्यूस करता है, जो पूरे मशीनरी के साथ वो रिसोर्स होते हैं, उसमें सैकड़ों लोग उससे जुड़ते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट तैयार होती है, वो फिल्म बनती है, और वो चलेगी तो बहुत सारे घर चलेंगे। तो ये बहुत सारे दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, इंडस्ट्री की तरह का। हाँ, चरणप्रीत क्या कहना चाहता है वो मुख्य नहीं होता है। वो शायद चरणप्रीत वो बात कह ही ना पाए सिनेमा के जरिए जो वो कहना चाहता है, क्योंकि उसको तो एंटरटेन करना है, उसको तो मनोरंजन पहुंचाना है लोगों तक, ताकि वो पैसे आए और उस पैसे से उसकी उन्नति हो मटेरियली, और बाकी लोगों की भी उन्नति हो। तो वो एक अलग मॉडल है। लेकिन जब चरणप्रीत कुछ अपनी बात कहना चाहेगा तो वो हो सकता है कविता के जरिए कहे, हो सकता है कि एक पेंटिंग के जरिए कहे, हो सकता है कि नाटक के जरिए कहे, या हो सकता है शॉर्ट फिल्म के जरिए कहे, जहाँ पे बिजनेस मॉडल नहीं आता है। ये पॉसिबल है। तो किसी को भी अगर अभिनय के क्षेत्र में जाना है तो उसका पहला स्टेप लोकल थिएटर ही होता है। मतलब हम आसपास देखते हैं कि कहाँ पे थिएटर हो रहा है, ज्वाइन कर लेते हैं, वो पहली सीढ़ी होती है हमारी, है ना, पहला कदम होता है। पर ज़रूरी नहीं कि सारे अभिनेता बने या सबको अभिनेता बनना हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो थिएटर का क्या योगदान है एक किसी इंसान की पर्सनैलिटी को ओवरऑल चेंज करने में, है ना, वो क्या योगदान दे सकता है थिएटर? भले उसे एक्टर बनना हो या नहीं बनना हो, लेकिन वो थिएटर करके, रेगुलर थिएटर करके उसकी जीवन में क्या बदलाव आएंगे, है ना, वो क्या हो सकता है? मज़ेदार बात यह है कि थिएटर में सिर्फ अभिनेता नहीं होते हैं, थिएटर में राइटर होते हैं जो कि नाटक लिखते हैं, डायरेक्टर होते हैं, लाइट डिज़ाइनर होते हैं, सेट डिज़ाइनर होते हैं, साउंड डिज़ाइनर होते हैं, आपके पूरे नाटक को संभालने वाले प्रोडक्शन के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, एक्टर होते हैं, सिंगर होते हैं, डांसर होते हैं। तो अलग अलग विधि के लोग होते हैं। लेकिन ओवरऑल थिएटर के मीडियम जो करता है वो ये है कि वो आपको सोचने पे मजबूर करता है, आपको जागरूक करता है, क्योंकि आप ज़्यादातर, मैं ये कहूँगा 90% वक्त जब आप किसी नाटक दल से जुड़ते हो, नाट्यकर्मी बनते हो, तो आपको साथ साथ जागरूक होना पड़ता है। और आप एक नाट्यकर्मी बनने के बाद आपकी जागरूकता कभी कभी शुरू होती है, उससे पहले आपके सेंसेस सो रहे होते हैं। आप रोज़ वही करते हो जो
हर कोई करता है, आप ज़्यादा सोचते नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप एक नाटक ग्रुप में ज्वाइन करोगे तो पहला सवाल होता है कि हम कौन सा नाटक करें। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो कोई कहता है कि फलां करें, यहाँ करें, ये करें, वो लेके आपका वाद विवाद होगा। आप कहोगे कि नहीं ये नाटक करना चाहिए, तो आप पूछोगे कि ये नाटक क्यों? नहीं, ये नाटक सबसे वास्तविक है। कोई कहेगा नहीं ये नाटक करना चाहिए क्योंकि इस नाटक में आज के दौर को दर्शाया जा रहा है। कोई कहेगा नहीं ये नाटक करना चाहिए, आज का दौर बहुत बुरा है, हमें लोगों को हंसाना चाहिए, उन्हें थोड़ी खुशी देनी चाहिए। तो देखो, इसी वाद विवाद में आपके अंदर जागरूकता तैयार हो गई कि हम क्या कहें, ये आप तय करते हो नाटक के जरिए। नाटक अपने आप में कुछ नहीं है, वो कहने का जरिया है, कम्युनिकेशन का जरिया है। तो आप क्या कम्युनिकेट करोगे, यहां से आपकी जागरूकता शुरू होगी। उसके बाद आप वो नाटक करने उतरोगे। जो आप नाटक उठाओगे तो पहले तो उसके बारे में रिसर्च करना होगा। अगर आप वो नाटक कर रहे हो कि आप मोहन राकेश का नाटक कर रहे हो, मोहन राकेश ने अगर एक नाटक लिखा है जो नाटक बुद्ध के जिंदगी को दर्शाता है, तो आपको बुद्ध के फिलॉसफी को समझना होगा। मोहन राकेश क्या कहना चाहते हैं बुद्ध के जिंदगी के जरिए, सिद्धार्थ की जिंदगी के जरिए, उसको समझना पड़ेगा। तो आपकी चेतना शुरू हो गई। अगर आप मोहन राकेश का आधे दूर उठाते हो तो मध्यम वर्ग जिंदगी की स्थिरता और उसके अंदर की विफलता के ऊपर है, तो आपको मध्यम वर्ग जिंदगी की विफलता को समझना होगा। मध्यम वर्ग बना कैसे और क्यों ऐसा है, मध्यम वर्ग की क्राइसिस क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। फिर आपको दर्शकों को वो खेलना है नाटक, तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें जोड़ोगे, क्या क्या चीज़ें करोगे जिससे आपकी बात सीधे तरीके से, गहरे तरीके से और सुंदर तरीके से पहुंचे। इसके लिए आपके अंदर कलात्मक आपका ग्रोथ होगा। तो पहले तो जागरूकता, फिर चेतना, फिर नॉलेज, फिर कला, ये सारी। और फिर जब आप खेलोगे तो कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट करोगे, आपका क्राफ्ट बढ़ेगा, आपकी आवाज़, आपकी बॉडी सब काम करेगा। लेकिन क्या काम कर रहा है? वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, और जो कम्युनिकेट कर रहा है वो आपके अंदर है। आपकी सेंसिबिलिटी, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी अंतरात्मा को कम्युनिकेट कर रहा है। तो वो जब तक डेवलप नहीं होगा तो आप कम्युनिकेट क्या करोगे? कुछ नहीं होगा करने को। तो आपका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन या डेवलपमेंट होता है अगर आप सही मायने में, सही नाट्य दल में, जैसे हम स्कूल में करते थे तो इतना थोड़ी सोचते थे। स्कूल में हम नाटक करते थे अपने मजे के लिए, अच्छा लगता था। नाटक करते वक्त बड़ा हल्का लगता था, बड़ा प्रसन्नता होती थी, लोग ताली बजाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। कॉलेज में भी हम करते थे थोड़ा कि लोग वाहवाही देंगे, लोग वो पीठ थपथपाएंगे और एक्टिंग करने में मजा आता है इसलिए करेंगे। फिर बाद में आपको पता चलता है कि नहीं भाई, आप जो कर रहे हो नाटक वो तो आप समझे ही नहीं। उसको समझो पहले, वो क्यों कर रहे हो, क्या है उसमें, उसके अंदर घुसोगे तो आप ग्रो करोगे। वही नाटक 10 साल बाद करोगे तो आप किसी और स्तर पे करोगे, क्योंकि आपके अंदर और ग्रोथ हो गई है। तो ह्यूमन एक्सपीरियंस ट्रांसलेट्स इनटू अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। तो नाटक करने का मतलब है आप एज ए ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के रूप में आपके अंदर ग्रोथ होगा ही होगा। भले ही आप एक्टिंग को प्रोफेशन के रूप में ना लो, लेकिन नाट्यकर्मी या नाट्य दल में जैसे आप जुड़ते हो तो ये एक टोटल डेवलपमेंट आपके अंदर होना वाजिब है इन 90% ऑफ द केसेस। तो जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं या एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे आए हैं या अलग अलग जगहों पे, तो वो हम देखते हैं कि बाकी प्रोफेशंस के लोग, जैसे बाकी प्रोफेशन मेरा सिर्फ आर्टिस्ट से ही है, उसका मेरा कहने का जैसे बांसुरी वादक हो गया या फिर वोकलिस्ट हो गया, तबला प्लेयर हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, जो भी सब प्रैक्टिस करते हैं। पर एक्टर्स मैंने देखा बहुत ही कम प्रैक्टिस करते हैं ना। तो अपने क्राफ्ट को निखारने के लिए एक अकेला आर्टिस्ट, एक्टर, वो कैसे इम्प्रूव कर सकता है अपनी मतलब आवाज़ को और अपने एक्टिंग के क्राफ्ट को अकेले रहते हुए? अगर उसके साथ कोई मतलब कोई साथ में कोई है भी नहीं डायलॉग पढ़ने के लिए, क्यू देने के लिए, या फिर है ना मोनोलॉग करके, या फिर कैसे वो इम्प्रूव कर सकता है? कि आपको हमेशा अपने को तराशना पड़ेगा अगर आप किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में हो, तो आर्ट नहीं तो कहीं ना कहीं वो चली जाता है। अगर पेंटर है तो वो पेंटिंग की प्रैक्टिस डूडलिंग करता रहता है या कुछ करता रहता है। देखो, एक्टिंग में और दूसरे कला में एक बेसिक फ़र्क है। ज़्यादातर कला जो है वो एक पर्सनल आर्ट, एक्टिंग एक कम्युनिटी आर्ट। आप अकेले बैठ के लिख सकते हो, रोज़ लिख सकते हो, आप अकेले बैठ के रोज़ एक्टिंग नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको स्क्रिप्ट चाहिए, डायरेक्शन चाहिए,
को एक्टर्स चाहिए, स्पेस चाहिए, फला चाहिए। अब अकेले पेंटिंग कर सकते हो, लगातार कर सकते हो, लेकिन एज एन एक्टर आपको चाहिए। तो ये एक फ़र्क है। दूसरा एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि बाकी आर्टिस्ट अपने मीडियम के पीछे छुपे रहते हैं, एक्टर मीडियम के आगे रहता है। लोग एक्टर को देखते हैं, और चूंकि देखते हैं और एक्टर को इंसान के रूप में नहीं, कोई एक किरदार के रूप में देखते हैं, और वो उस किरदार से प्रभावित हो जाते हैं, और इंसान और किरदार में फ़र्क करना भूल जाते हैं लोग। इसीलिए कोई एक्टर भी जब पहले ऑडियंस होता है और हॉल में जाके देखता है किसी को, तो उससे प्रभावित होता है, उस इमेज से प्रभावित होता है, और चारों ओर उसकी सराहना से प्रभावित होता है, और उसे लगता है कि अगर मैं उस वहाँ पहुँच गया तो मेरी भी ऐसी वाहवाही होगी, मेरा भी ऐसे जश्न मनाया जाएगा, मैं भी ऐसे करोड़पति बनूंगा, मैं भी ऐसे जिसे कहते हैं कि सो कॉल्ड सफल इंसान बनूंगा। उसे ये सफलता दिखती है इसमें, ठीक है, जबकि बाकी मीडियम्स में उसे ये दिखता नहीं है, उसे राइटर दिखता नहीं है, वो पढ़ता है, शब्द उससे बोलते हैं, पेंटिंग में कलर उससे बोलता है, पेंटर नहीं दिखता है उसको, समझ रहे हो? तो पेंटर को वो नहीं लाता है बीच में उसमें, लेकिन यहाँ पे सिनेमा में या बाकी चीज में वो सीधा एक्टर को लेके आता है, उसे एक्टर ही सिनेमा लगता है, एक्टर ही थिएटर लगता है ना? तो उस प्रभाव से देखने वाला प्रभावित होके सोचता है क्यों ना मैं भी एक्टर बन जाऊं। अब ये जो क्यों ना मैं भी एक्टर बन जाऊं सवाल है, ये बड़ा टेढ़ा सवाल है। किसी भी कलाकार के लिए सबसे पहली बात तो ये सोचना समझना पड़ेगा कि उसके अंदर उस कला का गुण हुनर है भी या नहीं। एक लेखक अगर अच्छा नहीं लिख पाता है तो वो लेखक नहीं है। एक पेंटर को अगर पेंटिंग की समझ नहीं है, कलर की समझ नहीं है, लाइंस की समझ नहीं है, वो नहीं ड्रॉ कर पाता है ठीक से, तो वो पेंटर नहीं है। वो कभी नहीं कहेगा आई एम ए पेंटर, आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम ए स्कल्प्टर। कोई क्लासिकल सिंगर अगर उसने क्लासिकल सिंगिंग सीखी नहीं है 9 साल 10 साल तक, तो वो कभी नहीं बोल पाएगा मैं क्लासिकल सिंगर। एक भरतनाट्यम डांसर जब तक उसको वो रैंक्स नहीं मिलेंगे साल 10 साल प्रैक्टिस के बाद, तो नहीं कह सकता है मैं डांसर। लेकिन एक बंदा बिना एक्टिंग किए कह सकता है आई एम एन एक्टर, क्योंकि उसे लगता है कि वो एक्टर है, उसे लगता है वो एक्टर बन सकता है, बन जाएगा। वो अपना चौखटा देखता है शीशे में, बाल काटता है किसी तरह से, थोड़ा मुंह बनाता है, उसे लगता है हाँ ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे वो एक्टर है, बॉडी भी बनाता तो मैं एक्टर हूँ। फिर उसे लगता है एक्टिंग क्या होता है, कैमरा चलेगा, मैं सुंदर दिखूंगा, लोग वाहवाही देंगे और मैं सफल एक्टर बन जाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दिमाग में, आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन, ये भ्रम है, तो सब फिर एक्टर बन जाते हैं। लेकिन हर कोई नहीं बोलता है कि मैं पेंटर बनूंगा, मैं राइटर बनूंगा, मैं सितारिस्ट बनूंगा, है ना, मैं वोकलिस्ट बनूंगा, हर कोई नहीं बोलता। उसे पता है कि उसके यहाँ से सुर नहीं निकलता है। लेकिन एक्टर तो जो कहता है मैं एक्टर हूँ, वो तो नहीं जानता है कि उसके अंदर से इमोशन, साइकोलॉजी, इंसान, समाज, फला ढिमका, वो सारी चीज़ें उसके अंदर से एक्सप्रेस हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो नहीं जानता है। वो मान के चलता है कि वो एक्टिंग कर लेगा, ये आसान है, कोई भी कर लेगा एक्टिंग, बस उसे दिखना चाहिए, कैमरा सामने होनी चाहिए, ये सबको लगता है। तो इसमें एक दिक्कत है। और ये भी सच है कि सिनेमा का जगत ऐसा है कि वो विजुअल मीडियम है, तो विजुअली कुछ चीज़ें क्लिक हो जाती हैं, और फिर उसमें बहुत तरीके से किसी को उभारा जाता है। उसमें म्यूज़िक होते हैं, कट शॉट्स होते हैं, एडिट होता है, स्केलिंग होती है, और वो सारे पोस्ट प्रोडक्शन के बाद जब वो आता है तो बड़ा सुंदर सा कुछ प्रस्तुत होता है। आप उस सुंदरता में खो जाते हैं, आपको नहीं पता उस सुंदरता को अचीव करने के लिए कितना लंबा प्रोसेस रहा है। तो आप इम्प्रेस हो जाते हैं, आप ये नहीं जानते कि उसके लिए लंबा प्रोसेस रहा है। तो कई बार वो विजुअल मीडिया में ऐसा हुआ है दुनिया भर में कि एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर को कोई दिखा या दिखी, उन्हें लगा कि अरे ये इसको मैं अपने फिल्म में प्रस्तुत कर सकता हूँ इस तरह से, और लोगों को ये पसंद आएगा, और वो करते हैं। 10 में से एक जब टाइम क्लिक हो जाता है, 9 टाइम नहीं होता है, लेकिन एक टाइम क्लिक हो जाता है। वो जो एक टाइम क्लिक होता है वो 100 सपने खड़ा कर देता है। वो सब समझते हैं कि मुझे भी कोई ऐसे देख लेगा, नोटिस करेगा, और मुझे भी कोई ब्रेक देगा, और मैं भी बन जाऊंगा फला या ढिमका। तो ये जो 10 में से एक केस को हम बना लेते हैं रूल, उसमें प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा होता है, दुनिया में ऐसी बहुत से फिल्म स्टार, सुपरस्टार्स हुए हैं जो
बहुत बेहतरीन एक्टर नहीं है, लेकिन वो एक तरह से दिखते हैं, उनकी एक पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी को स्क्रीन में उभारा गया, वो पर्सनैलिटी लोगों को पसंद आई, लोगों ने उसको सराहा और मांगा उसको, तो उसने और दिया, और कुछ साल तक वो चलता रहा, जब तक लोग थक नहीं जाते या एक नई जनरेशन नहीं आती जब कहते हैं कि नहीं अब मज़ा नहीं आ रहा, इनकी इस पर्सनैलिटी को हम उब चुके हैं, अब कुछ नया चाहिए, तो वो स्टारडम उतर जाता है। वो है स्टारडम, वो सिर्फ एक्टिंग नहीं है, और ये सिर्फ सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, थिएटर, वेब, इनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ सिनेमा, क्योंकि सिनेमा में आप 70 mm में प्रोजेक्ट करते हो, उस प्रोजेक्शन में बहुत कुछ हो जाता है, उस प्रोजेक्शन में एक आदमी आपसे बहुत ऊपर बड़ा हो जाता है, और उस साइज से आप इम्प्रेस हो जाते हो, आपके मन में वो साइज चढ़ जाता है, जब हॉल से निकलते हो वो आपके अंदर वो साइज रहता है। उसी आदमी को अगर आप अपने सामने देखते तो शायद दोबारा नहीं देखते, आपके बगल से गुजर जाएगा, आप दोबारा नहीं देखोगे, लेकिन जैसे ही आप सिनेमा हॉल में प्रोजेक्ट करोगे तो वो 5 फुट 2 इंच का आदमी जो है आपके चारों तरफ उछल रहा है, कूद रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आप कहते हो वाह वाह, काश मैं भी, काश मुझे भी। तो ये एक किस्सा है। जहाँ तक तुम्हारे प्रश्न के कोर पे आना है कि एक एक्टर कैसे अपने आप को तैयार कर सकता है, तो मेरे ख्याल से एक्टर के तैयार होने के तो बहुत साधन हैं, बहुत से एक्सरसाइजेज हैं जिस पे आप अपने आवाज़ पे काम करते हो, अपने स्पीच पे काम करते हो। आप कविता पढ़ोगे तो आपको शब्दों का ज्ञान होगा, शब्द को कैसे एक्सप्रेस करें वो साउंड का ज्ञान होगा, आपकी स्पीच अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी समझ भी बढ़ जाएगी कविता पढ़ते पढ़ते। आप शरीर की एक्सरसाइजेस करते हो, हर एक लिम्ब अपने अपने अलग अलग अंगों को एक्सरसाइज करते हो, तो वो अंग जो है फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, और वो फिर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आप घर में एक नाटक उठा के उसका अकेले अलग अलग पात्र कर सकते हो, और उससे आपकी एक चर्चा हो सकती है। आप अपने बेसिक जो एक्टिंग के लिए जो बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो। ऑब्जर्वेशन चाहिए, आप ज़िंदगी को क्लोजली देख सकते हो, उसको रजिस्टर कर सकते हो। आपके अंदर एनालिटिकल पावर होनी चाहिए चीज़ों, जैसे स्क्रिप्ट को आप एनालाइज करते हो, किरदार को एनालाइज करते हो, तो वो एनालिसिस तो आप कंटिन्यूस कर सकते हो, और साहित्य आपको बहुत हेल्प करता है। आप एक साहित्य पढ़ते हो, उसको एनालाइज करते हो, उसके किरदार को समझते हो, उस किरदार के तरह आप उसको इमेजिन करते हो, उस तरह से आप बोलते हो, उस तरह से आप चलते हो, तो ये भी अपने आप में एक प्रैक्टिस है। लेकिन यही जब आप ग्रुप में करते हो तो और बेहतर हो जाता है। इसीलिए रिहर्सल करना, वर्कशॉप करना, नाटक करना अपने आप में बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी है, लेकिन अकेले भी आप कर सकते हो। इसमें से एक बात निकल के आई, साहित्य की आपने बात की। आज के दौर में सब पढ़ना भूलते जा रहे हैं, या तो किंडल में पढ़ रहे हैं, पर वो जो किताबों को टच करके पढ़ने का वो जो उसकी खुशबू, और किताबें पढ़ना हम भूलते जा रहे हैं। लिटरेचर, इतना दुनिया भर का लिटरेचर है पढ़ने के लिए, लेकिन हम क्यों किताबों से दूर होते जा रहे हैं? ऐसा है कि जैसे जैसे समाज बदलता है, उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है। टेक्नोलॉजी बदलती है तो लोगों के पास साधन बदल जाते हैं। जो चीज़ के लिए आपको एक दुकान में जाके परख के, समझ के, टटोल के खरीदने की ज़रूरत होती थी, आज आप घर में बैठे अपने फ़ोन के एक बटन के ज़रिए उसको ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और साधन बदल गए। तो बुक स्टोर अब वो नहीं रहा। आप बुक स्टोर में जाके आपने किताब देखी और उसने प्राइस देखी, आपने कहा ये मैं ऑनलाइन और सस्ता मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि पहले आप कहानी पढ़ते थे, अब आप कहानी देखते हो। अब कहानियाँ इतनी दिखती हैं, पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप देख रहे हो। पढ़ने से आपका इमेजिनेशन तैयार होता है, आपकी विजुअलाइजेशन होती है, आपके सेंसेस, सारे सेंसेस काम करते हैं। एक पेज में जो कुछ अक्षर होते हैं, वो उस अक्षर से आपके सामने छवि तैयार हो जाती है। आप किसी देश में भले ही ना गए हो, लेकिन आप एक किताब पढ़ के उस देश में ना सिर्फ आप चले जाते हो बैठे बैठे, बल्कि उस देश को समझ भी लेते हो। ये आपके अंदर एक माहौल तैयार करता है, आपके सेंसेस को जगाता है। अब आप उसी देश,
उसी नॉवल की स्टोरी अगर आप OTT पे देखते हो तो आपको देश भी दिख जाता है, विजुअल्स भी दिख जाते हैं, कैरेक्टर्स भी दिख जाते हैं, तो फिर काहे को पढ़ेंगे? ये ज़रूरी है कि आप हर कला से जुड़ो, सिर्फ साहित्य से नहीं। आपको तो पेंटिंग्स भी देखनी चाहिए, स्कल्पचर भी देखना चाहिए, आपको नेचर देखना चाहिए। सबसे बड़ा आर्ट तो नेचर है, आप चारों ओर जो कुदरत है। अब आप कुदरत को ही ख़त्म कर दोगे चारों तरफ तो कुदरत आपको नहीं दिखेगी, कुदरत का आपके साथ कोई रिश्ता नहीं होगा, तो वैसे ही आप आधे इंसान हो जाओगे, क्योंकि आप भी तो कुदरत का हिस्सा हो ना। आप कुदरत का हिस्सा हो लेकिन आपने कुदरत को ख़त्म कर दिया तो आप भी आधे हो गए, आप भी ख़त्म हो रहे हो धीरे धीरे। तो सब चीज़, आप जो आसमान में बादल देखते थे, वो बादल उससे बड़ा आर्ट और क्या है? अब उसी बादल को एक पेंटर पेंट करता है, उसी बादल को एक कवि डिस्क्राइब करता है, और उसी बादल को एक स्टिल फोटोग्राफर शूट करता है, उसी बादल को एक DOP सिनेमा में दर्शाता है। ये सारे मीडियम्स ऑफ आर्ट उसी बादल को दर्शा रहे हैं, पर वो बादल तो है आपके साथ। आपने बादल देखना छोड़ दिया, या शहर में बादल दिखता ही नहीं, और तो फिर आप एज एन आर्टिस्ट उसको नहीं पकड़ पाओगे। एज एन आर्टिस्ट अगर आपको कोई चीज़ पकड़नी है, कोई चीज़ दर्शानी है, तो पहले उसका एहसास अपने अंदर जगाना होगा। तो साहित्य बहुत अच्छा हेल्प करता है आपको कि आपके अंदर की इमेजिनेशन जो है ना, कल्पना शक्ति को प्रखर कर देता है। साहित्य में अगर कोई मंगल ग्रह में चले जाता है तो आप भी मंगल ग्रह चले जाते हो, तो ये आपकी कल्पना शक्ति को प्रखर करता है। फिर उसको आप फिल्म बनाना चाहते हो तो आप उस कल्पना के ज़रिए आप अपने सीन सेट करते हो, फिर कैमरा से उस कल्पना को शूट करते हो। तो ये साहित्य का काम है, और मेरे ख्याल से हर कला के माध्यम का काम है, और हमें इंसान के रूप में तो हर कला माध्यम से जुड़ना ही चाहिए। तभी तो हम हमारी इंसान की खूबसूरती है क्रिएटिविटी, रचना। अगर आप रचना से नहीं जुड़ोगे तो फिर आप काहे के इंसान हो भाई। पहले नाटकों का इस्तेमाल या फिर साहित्य का इस्तेमाल क्रांति के लिए किया जाता था, है ना, रेवोल्यूशन के लिए किया जाता था, अपनी बात सत्ताधारियों तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल ये बोला जाता है कि कलाकार को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। पॉलिटिक्स और कला दो अलग अलग चीज़ें हैं, और कलाकार को पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए और उनको दूर रहना चाहिए। लेकिन पहले उलट था, पहले कला का इस्तेमाल अपनी बात सत्ताधारियों तक पहुंचाने के लिए की जाती थी, और वो पूरी भी होती थी। तो नहीं, ये बात हमेशा से रही है। आप कलाकार का धर्म अपनी जगह है, समाज की समझ अपनी जगह है, और सत्ताधारी की सोच अपनी जगह है। ये तो हमेशा से रही है। समाज ज़्यादातर समझौता परस्त होता है, हमेशा रहेगा। समाज क्या चाहता है? सब चीज़ें संतुलन में रहे। मेरे बेटे को कोई आँच ना है, यही चाहेगा ना। बेटी को कोई खरोच ना है, तो वो चाहेगा समाज। तो कुछ किसी चीज़ में मत पड़ो जिससे तुम्हें आँच आए, यह है समाज। सत्ताधारी की सोच है। सत्ताधारी क्या सोचता है कि मेरे सत्ता पे कोई उंगली ना उठाए, उठाएगा तो उंगली तोड़ दूंगा, आंखें निकाल दूंगा। और मैं कैसे निकालूंगा? वो सत्ता अपने तरीके अपनाता है। लेकिन कलाकार का अपना धर्म है। कलाकार का क्या धर्म है? कलाकार का धर्म है व्यक्त करना, है ना। कलाकार जो, जिससे हम कहते हैं अभिव्यक्ति, वो व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? जो देखता है, जो सुनता है, जो महसूस करता है, वही व्यक्त करता है। अगर कलाकार महसूस नहीं करेगा किसी का दर्द, तो क्या खाक कलाकार है? अगर कलाकार महसूस नहीं करेगा कि मेरे थाली में जो मैं खाना खा रहा हूँ वो अन्नदाता कौन है और उसका क्या दर्द है, तो क्या खाक कलाकार है? एक आम आदमी, समाज का आदमी खाएगा, भूल जाएगा, लेकिन एक कलाकार खाते वक्त सोचेगा कि इसको उगाने के लिए जिस किसान ने इतनी मशक्कत की है, आज वो अगर आत्महत्या कर रहा है तो क्या ये खाना मुझे खाना चाहिए या इसका मैं हकदार हूँ? वो सोचेगा। फिर वो उठ के जाएगा, शायद एक कॉलम लिखेगा जर्नलिस्ट, 4 पंक्ति लिखेगा एक कवि, एक गीत लिखेगा एक गीतकार, एक नाटक लिखेगा एक नाट्यकार, एक फिल्म स्क्रिप्ट लिखेगा फिल्म मेकर। तो ये तो है कलाकार। कलाकार ये नहीं सोचता है कि सत्ता में कौन है, इसमें कौन है। कलाकार का काम ही है सवाल करना। कलाकार का काम ही है आईना दिखाना। मेरे लिए तो कलाकार का मतलब होता है जो आईना दिखाता है।
सबको अपनी आईना दिखाना चाहिए कि तुम सुंदर हो, देखो। उसे लगता है कि मैं बहुत गंदा हूँ इसलिए शीशा नहीं देख रहा है, पर आप शीशा दिखा के बोलते हो नहीं तुम सुंदर हो, देखो। दूसरी तरफ एक बंदा बोल रहा मुझसे सुंदर कोई नहीं है, मुझसे सुंदर कोई नहीं है, आप उसे शीशा दिखा के बोलते हो नहीं तुम इतने सुंदर भी नहीं हो। ये कलाकार का काम है। तो कलाकार का तो अपना धर्म निभाते जाना है। सत्य में कोई भी हो, समाज कोई भी हो, कलाकार अपना काम करेगा, चाहे सतही तौर पे करे, गहरे तौर पे करे, छुपा के करे, ऐसे करे जिसमें जिसको पता चलना है उसे पता चले, जिसे पता ना चलना उसे पता ना चले। ऐसा भी तो होता है। कितने समाज है जहाँ पे तानाशाह राज करते हैं, तानाशाही करते हैं, उड़ा देते हैं लोगों को। वहाँ पे भी कलाकार अपनी बात कहता है, लेकिन बड़े सहज और अलग तरीके से कहता है, समझने वालों तक बात पहुँच जाती है। ईरान की सिनेमा समझने वालों तक पहुँच जाती है और उनको समझा देती है इंसानियत का मतलब क्या है और इंसानियत का गला कैसे घोटा जा रहा है ना। एक सऊदी अरेबिया का फिल्म मेकर जब फिल्म बनाएगा वो भी अपनी बात पहुंचा देगा। उसी तरह से रशिया का फिल्म मेकर अपनी बात पहुंचा देगा, अमेरिका का फिल्म मेकर अपनी बात पहुंचा देगा। हर चीज़ में पॉलिटिक्स तो हर चीज़ में आएगी। जब एवतार जैसी कमर्शियल फिल्म बनती है, बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम फिल्म, बिगेस्ट फिल्म एवर जैसी, उसमें भी तो राजनीति आपको साफ साफ दिखता है। इतने बड़े कमर्शियल साइंस फिक्शन फिल्म में आपको दिखता है एक ग्रह जहाँ पे कुदरती लोग रहते हैं कुदरत के साथ मिलके, और वहाँ पृथ्वी से एक कॉरपोरेशन आती है अपनी सेना के साथ, और उस ग्रह के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको वो लेके जाना चाहते हैं, उनके जंगलों पे कब्जा करना चाहते हैं, उनके पर्वतों पे कब्जा करना चाहते हैं, उनके पानी पे कब्जा करना चाहते हैं, और उसके लिए अस्त्र शस्त्र बल कुछ भी इस्तेमाल करने को जरूरत। और तब ये कुदरत के लोग, जिसे आप ट्राइबल्स कह सकते हो, आदिवासी, टकराते हैं मशीनी लोगों के साथ जिनके पास अस्त्र शस्त्र इतने सब कुछ टेक्नोलॉजी है, और इस युद्ध में आर पार होगा, या तो कुदरत जीतेगी या इंसान का लोभ जीतेगा। तो ये पॉलिटिक्स नहीं है क्या? बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स कमर्शियल लेवल पे है ना, इतने बड़े कमर्शियल लेवल पे पॉलिटिक्स है वो, लेकिन है तो वही पॉलिटिक्स जो सदियों से चली आ रही है। सदियों से तो यही पॉलिटिक्स है ना, कि मेरे खेत में मेरा हक, मेरे जंगल में मेरा हक, मेरे पानी मेरे पहाड़ में मेरा हक, उसमें तुम हक मानने वाले कौन होते हो? तुम उद्योगपति, तुम कहीं के, और तुम आके इसमें हक कैसे मार सकते हो? यही है ना पॉलिटिक्स। तो बेसिकली यही है कि मुझे मेरे जंगल, मेरे ज़मीन, मेरे पानी के साथ रहने दो, तुम क्यों वहाँ से आके इस पे कब्जा कर रहे हो? यही है ना पॉलिटिक्स। बेसिक तो यही रहता है। इसके अलग अलग रूप हो जाते हैं पॉलिटिक्स के बाद, बेसिक तो यही रहता है। आपने बस्तर के आदिवासियों से बिना पूछे उनके जंगल किसी माइनिंग उद्योगपति को दे दिया, अब वो बोलेगा आप जंगल से हटो, अब ये जंगल हमारा हो गया, तो वो तो लड़ेंगे। जब वो लड़ेंगे आप उन्हें माओवादी कहोगे या कुछ भी कहोगे, लेकिन आप तो उनका जंगल ले रहे हो ना अपने मिनरल्स निकालने के लिए, जिससे आप गाड़ी बनाओगे, फला बनाओगे। आप आर्य कॉलोनी के जंगल ले लोगे, वहाँ पे आप खड़ा करोगे बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और वहाँ अरबपति खरबपति आएंगे, अपने घर खरीद के रहेंगे। फिर उन आदिवासियों का, उन तेंदुओं का, उन जानवरों का क्या होगा? वो करोड़ लाखों पेड़ पौधों का क्या होगा जो हमें ऑक्सीजन देती है, जो मुंबई में पानी को रोक के रखती है, फ्लडिंग नहीं होने देती। फिर जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं वो तो खरीदेंगे 10 करोड़ 12 करोड़ 13 करोड़ में, और वो आदिवासी कहाँ जाएंगे? वो कैसे जिएंगे? तो यही तो पॉलिटिक्स है। इस टकराव को ही तो राजनीति कहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तो ये तो हमेशा रहा था और हमेशा रहेगा, और यही सत्ता वाले करते हैं। सत्ता वाले या तो इधर होते हैं या उधर होते हैं। सत्ता वाले या तो जंगल साफ कराने वालों के साथ हैं या जंगल वालों के साथ। राजनीति यही है ना, आप किसके साथ हो? आप कमजोर के साथ हो या बुजदिल के साथ हो? ये राजनीति आपको तय करना है। अब आप कमजोर के साथ देने जाओगे तो आपको माँ बाप बोलेंगे अरे भाई इस पचड़े में मत पड़, तुझे क्या करना है, तो पढ़ाई कर, एग्जाम दे यूपीएससी का, आईएएस बन जा, सैलरी मिल जाएगी, आराम से रहे। तो आज के समय में तो ये ज्यादा सेफ है ना? हमेशा रहता है, आज के समय की बात नहीं है, हमेशा रहता है। कोई समय कभी बदलता नहीं है भाई, समय दौर हमेशा ऐसे चलता है, ये याद रखना, कभी नहीं बदलता। ये कह लो कि पहले ऐसा था आज था, कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा ही होता है, बिल्कुल वैसा है। टेक्नोलॉजी बदलती है, साधन बदल चलते हैं। आपके पास स्मार्टफोन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्मार्ट हो गए हैं। आपके बाप दादों की मेमोरी ज्यादा आपसे ज्यादा थी, वो ज्यादा स्मार्ट थे आपसे, आपको तो हर चीज के लिए फोन चाहिए, उनको नहीं चाहिए था।
तो ऐसा नहीं कुछ, ये स्मार्ट वार्ड इंटेलिजेंट मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। तो सर आप एक ख्वाब लेके बम्बई आए होंगे जब थिएटर भी कर रहे थे आप दिल्ली में, और दिल्ली से यहाँ एक ख्वाब लेके आए, तो आपके वो ख्वाब किस हद तक पूरे हुए हैं, और आपकी सक्सेस की परिभाषा क्या है, आपकी हैप्पीनेस की परिभाषा क्या है, और आप अभी संतुष्ट हैं जो भी आपने, जो भी जिस दौर से भी आप गुजर रहे हैं, जो भी करंट स्टेट है आपकी? मैं पर्सनल ख्वाब उतना नहीं देखता हूँ। मेरे ख्वाब जो हैं वो इंसानी या सामाजिक ख्वाब ज़्यादा होते हैं कि समाज बेहतर हो, दुनिया बेहतर हो और उस बेहतरी में मेरी हिस्सेदारी हो। जहाँ तक मेरी पर्सनल पहचान की बात है तो मेरा मुख्य पहचान एक कलाकार के रूप में है, एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट में। तो वहाँ पे मेरी कुछ पसंद है और कुछ नापसंदी चीज़ें हैं। तो जो पसंदीदा चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ कि वो मैं बेहतरी से कर पाऊँ, ज़्यादा कर पाऊँ, बिना कॉम्प्रोमाइज़ के कर पाऊँ। और वो मेरे लिए एक सक्सेस होता है जब मैं अपनी पसंद की चीज़ों को अपने तरीके से कर पाऊँ, और वो करते हुए कहीं मैं अपने आप को छोटा, नीचा या गलत ना पाऊँ। ये मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। मैं अपने अंदर के इंसान को, अपने अंदर के जो मूल्य हैं, जो प्रिंसिपल्स कह लो या जो भी कह लो, उसका गला घोट के मैं कुछ अचीव करूं तो उसे मैं सक्सेस नहीं मानता हूं, और मुझे करना भी नहीं है वो। तो जब मेरा पहला सपना क्या था? मेरा पहला सपना यह था कि जो मुझे पसंद है मैं वो करूं। क्या पसंद था मुझे? थिएटर। तो मैं ये चाहता था कि ये अगर मेरा प्रोफेशन बन जाए, ये अगर जीविका का आधार बन जाए, तो मैं सारा दिन यही करूँगा, ज़िंदगी भर यही करूँगा, कुछ और नहीं करूँगा, और इसको मैं बेहतर कर पाऊँगा। कुछ और नौकरी करूँ, कुछ और करूँ, और साथ में ये करूँ तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और दिन भर कुछ और नौकरी करूँ अपना मन मार के, तो मेरा मन आधा मर जाएगा और मैं अपने आप को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाऊँगा। ये एक सोच थी, तो मैं इसको अपना प्रोफेशन बना पाया, तो ये मेरा पहला सक्सेस है। अब जब आप प्रोफेशन बनाते हैं तो प्रोफेशन में तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही, इसलिए क्योंकि जैसे ही आप जीविका के उसमें निकलते हैं तो बाज़ार में उतरते हैं तो वहाँ पे आपका खिंचा तनाव चलेगा। कुछ चीज़ें आपको बेचना होगा, कुछ चीज़ें आपको खरीदनी होगी। ऐसे ही होता है ना, आप भी तो एक ख़रीदारी की जगह पे आ जाते हो, आपको एज ए बतौर आर्टिस्ट ख़रीदा जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं लोगों को अक्सर ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनमें उनका मन नहीं है, या वो करना ही नहीं चाहते थे, या ज़िंदगी भर वो करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहते थे। ये भी होता है, मेरे साथ वो नहीं हुआ। मैंने ज़्यादातर काम वही किया जो मुझे पसंद है। हाँ, एक दो वो ज़रूर होगा जो नापसंद की जगह हो सकती है, या चलो कोई नहीं कर लेते हैं, थोड़ा से वो, तो ये ज़रूर है, इतना कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर हुआ होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये मेरी दूसरी सक्सेस है। तीसरी बात, जैसे मैंने कहा कि मेरी एक सामाजिक चेतना मेरे अंदर काम करती है। मैं कभी भी अपना उत्थान सबके बलिदान पे नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सबके साथ मेरा उत्थान हो, सबका भला हो तो कहीं मेरा भी भला होगा, ये मैं मान के चलता हूँ। और उसमें मेरे कहने का मतलब है कि मैं कहीं ना कहीं समानता, शांति, मोहब्बत और एक मेल मिलाप के समाज के ख्वाब देखता हूँ। अपने बारे में ख्वाब से ज़्यादा ये ख्वाब देखता हूँ, और उस ख्वाब में अपने आप को ढालता हूँ। अगर वैसा समाज ना भी बने तो कम से कम मैं अपनी बात, अपनी शख्सियत, अपने काम के ज़रिए उसको जाहिर कर पाऊँ, इसकी कोशिश मेरी रहती है। और वो 70% वो हमेशा हुआ है, चाहे वो मेरे नाटक के ज़रिए हो, चाहे कम से कम 50% मेरे फिल्मों के ज़रिए हो, चाहे 2-1 लेखनी जो मैं लिखता हूँ उसके ज़रिए हो, चाहे मेरी टीचिंग के ज़रिए जो मैं पढ़ाता हूँ या सिखाता हूँ उसके ज़रिए हो, चाहे मेरे एक्टिविज़म के ज़रिए हो, कल्चरल एक्टिविज़म के ज़रिए हो, मैं इस सामाजिक धरातल पे काम करता रहा हूँ। वो मेरी एक और सक्सेस है। इन्हीं चीज़ों को मैं सक्सेस मानता हूँ। और सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? जैसे मैंने कहा कि मेरे को जो चीज़ें पसंद है वो मैं करना चाहता हूँ। मुझे फिल्में देखना पसंद है, मैं खूब फिल्में देखता हूँ, अच्छी अच्छी फिल्में देखता हूँ। मुझे नाटक देखना पसंद है, मुझे संगीत सुनना पसंद है, कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद है, मुझे तरह तरह के खाना खाना पसंद है,
मुझे घूमना बहुत पसंद है, अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग कल्चर से वाकिफ होना पसंद है, और वो मेरे साथ होता रहता है। तो उस तरह से देखा जाए तो मेरी ज़िंदगी में वो जो चीज़ें हैं पसंदीदा, वो तो हो ही रही हैं। मुझे पैसा खर्च करना पसंद है किन चीज़ों में? किताबों में। तो मैं खूब किताबें पे पैसा खर्च करता हूँ। एक ज़माने में जब डीवीडीज़ होती थी तो मैं फिल्में खरीदता था, दुनिया भर से खरीदता था फिल्में। मैं दुनिया भर जब घूमता हूँ, घूमता मतलब अपने पैसे से नहीं, मैं काम के ज़रिए दुनिया भर घूमता हूँ। तो देखिए काम मुझे कहाँ लेके जाता है, और वहाँ जाके मैं अच्छे अच्छे नाटक की अच्छी अच्छी फिल्में देखता हूँ, उसमें पैसा खर्च करता हूँ। मैं म्यूज़ियम्स में जाता हूँ, उसमें पैसा खर्च करता हूँ। मैं कहीं ना कहीं जो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट काम हो रहे हैं, कला में हो, सामाजिक हो, जो भी हो, उनमें उनको देखने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी बढ़ोतरी होती रहती है। ये मेरा सक्सेस है कि मेरी 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 जो शख्सियत है, मेरी जो एनर्जी है, मेरी जो चेतना है, वो एक जगह नहीं थमी हुई है, वो ग्रो करती रहती है। हर वक्त, हर साल मेरे समाज में, दूसरे समाज में क्या हो रहा है, मैं उसके साथ अपने आप को वाकिफ़ रखने की कोशिश करता हूँ। और पैसा जो लग्जरी है, वो मुझे गाड़ियों का उतना शौक़ नहीं है, बाइक्स का उतना शौक़ नहीं है, मुझे अपने ऊपर भयंकर पैसा खर्च करने का शौक़ नहीं है। मुझे किताबों का, फिल्मों का, थिएटर का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का, म्यूज़ियम का, कल्चर का, नेचर का, खाने का, दोस्तों का, दोस्ती का, अड्डे का, इन चीज़ों का शौक़ है। अब इसमें बहुत भयंकर इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होता है, तो फिर मुझे उतना ही पैसा चाहिए ना कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, उतना पैसा तो आ ही जाता है। और जहाँ तक काम की बात है, लोग अक्सर इनसिक्योर होते हैं काम को लेकर। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपने उस टैलेंट को सही दिशा दी है, यानी उस पर काम किया है, आपने उसको निखारा है, आपने कुछ एक टेक्निक डेवलप की है, आपने एक ऐसी शख्सियत डेवलप की है जो हर तरह के लोग, हर तरह के काम से आप जुड़ सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं तो कोई ना कोई काम आपके साथ होता ही रहेगा, कोई ना कोई काम आप करते ही रहेंगे, काम रुकेगा नहीं। तो मुझे तो लगभग 30 साल हो गए इस फील्ड में, मेरा तो काम कभी रुका ही नहीं, एक हफ्ते भी नहीं रुका। चाहे मैं सिर्फ थिएटर करूं, चाहे मैं सिर्फ टीचिंग करूं, चाहे मैं वॉइसिंग करूं, चाहे मैं फिल्मों में काम करूं, चाहे मैं अंग्रेज़ी, बंगाली, हिंदी 3 लैंग्वेज में काम करूं, चाहे मैं वेब करूं, चाहे मैं जब टीवी करता था तब टीवी करूं, कुछ भी करूं, काम तो चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं बैलेंस भी करता हूं ज़िंदगी में। तो ये मुझे अच्छा लगता है, मेरी ज़िंदगी मुझे बहुत पसंद है कि मैं एक ही तरफ थिएटर भी कर रहा हूँ और दुनिया भर में कर रहा हूँ। मैं फिल्में भी कर रहा हूँ, 3 अलग अलग भाषाओं में कर रहा हूँ। मैं कलात्मक फिल्में भी कर रहा हूँ, कुछ कमर्शियल काम भी कर रहा हूँ, मैं वेब में भी काम कर रहा हूँ, मैं वॉइसिंग भी कर रहा हूँ, मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ, मैं कल्चरल एक्टिविज़म भी कर रहा हूँ, मैं दोस्तों के साथ टाइम भी बिता रहा हूँ, मैं खान पान भी कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ, फैमिली को भी टाइम दे रहा हूँ। तो ये जो बैलेंस है ना, ये मेरी ज़िंदगी में बन गया है। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कोशिश की है, पर शायद मेरे अंदर चुंबक कुछ वैसा था जो इन चीज़ों को बैलेंस करना चाहता था, तो हो गया है। कुछ लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं एक चीज़ के बारे में, तो उनकी ज़िंदगी में वो हो जाता है, वो सुपरस्टार बनना चाहते हैं, वो सारे दुनिया में धाक जमाना चाहते हैं, वो बन कर पाते हैं, वो उनका चुंबक है। मेरा चुंबक अलग था, मेरा चुंबक सीरियस आर्ट को लेकर था, मेरा चुंबक कम्युनिकेशन को लेकर था, मेरा चुंबक नॉलेज की शेयरिंग को लेकर था, ज्ञान को शेयर करने के लेकर था, मेरा चुंबक इंसान के साथ इंसानियत बरतने को लेकर था, मेरा चुंबक समाज चेतना को लेकर था, मेरा चुंबक किताब, साहित्य, कला, इनसे जुड़ने का था। तो ये तो होता है मेरे साथ। जिसका जो चुंबक है वो आप डेवलप करेंगे तो वो होता रहेगा। बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू वेरी मच जॉय दादा, आप चर्नोलॉजी पॉडकास्ट में आए और हमारी तरफ से और वैली कल्चर की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी भेंट। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा थिएटर और फिलॉसफी और आर्ट